डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक्स मुस्लिम समीर, सलीम वास्तिक और एहसान भाई पहलगाम अटैक के बाद वहां प्रोटेस्ट करने के मकसद से कश्मीर गए थे। वहां पर रहकर इन तीनों लोगों ने अपनी बात रखी और टीवी चैनलों को इंटरव्यू भी दिया। लेकिन कुछ लोगों को इन लोगों का प्रोटेस्ट करना, अरेबिक कल्ट की बातों को सुनना पसंद नहीं आया, जिसके चलते इन तीनों लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दी गई और इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि तीनों लोगों के साथ बहुत बर्बरता की गई, बहुत क्रूर तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया गया। लेकिन आप सबके सहयोग से अपने ये तीनों योद्धा सही सलामत रिहा होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। जो हुआ वो ठीक तो नहीं हुआ, पर वहां इन लोगों के साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। इन तीनों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। जिन आतंकियों ने पहलगाम में खूनी खेल खेला है, वो लोग इन तीनों भाइयों पर बुरी नजर डाल सकते हैं, पर हम अपने तीनों भाइयों के लिए मंगल कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से तीनों भाई इंसानियत की सेवा में लगे हैं, जिस कल्ट को ये लोग भारत से खत्म करना चाहते हैं, एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे। कश्मीर से रिहा होने के बाद समीर भाई ने अपनी आप बीती हम लोगों को एक्स मुस्लिम भारत ऑफिशियल चैनल पर बताई। आइए सुनते हैं समीर भाई क्या बता रहे हैं। समीर भाई के बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी समीर भाई आप स्क्रीन पे है, मैं आपको मेन स्क्रीन पे लाता हूँ। जी समीर भाई, अभी कैसे हैं आप? पहले सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं और जानना चाह रहे हैं आपके बारे में और बाकियों के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी का, साहिल भाई का, भारत भाई, आप लोगों का और बाकी जिन जिन लोगों ने भी हमारे वीडियोस को शेयर किया और हमारे लिए कम्युनिटी पोस्ट किया। और स्पेशल थैंक्स उन लोगों को जिन लोगों ने वहाँ पर बैठे हुए हमारे लिए प्रयास किए, मेहनतें की, लोगों से बातचीत की। जैसे हमारे गुरुजी भूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो एक शुभचिंतक हैं, जो सबसे अग्रणी रहते हैं सारे मुस्लिम को सपोर्ट और हेल्प करने में, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हमारे इस प्रकरण में। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। इसके बाद जो है वो मुद्दे की बात के ऊपर आता हूँ। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एहसान साहब जुड़े थे आपके पैनल पर, आपके चैनल पर, तो उन्होंने मोस्टली बातें बता ही दी है। कुछ चंद बातें हैं जिन पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है लोग उन बातों को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है वो अखंड भारत में बिलीव करते हैं और हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय संविधान लागू होता है और जो जो राज्य या जो जो एरिया भारत की सीमाओं के अंदर आता है, वो हमारा देश है, वो हमारा मुल्क है। और एक भारतीय होने के नाते से हम लोगों को इसकी आज़ादी है कि हम लोग पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी विजिट कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, एक भारतीय नागरिक होने के कारण और आधार कार्ड धारक होने के नाते से। दूसरी बात यह है कि यदि हम लोग किसी एक विचार को, किसी आइडियोलॉजी को या संविधान के किसी भी कानून को अगर हम लोग अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट ऑफ अधिकार, इंसानों के, मानव के अधिकार और उनकी मानवता के अगर खिलाफ पाते हैं, तो हम लोग उसके खिलाफ बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। ठीक उसी तरीके से यदि हम किसी आइडियोलॉजी में पैदा हुए और हमने उस आइडियोलॉजी को पढ़ा जाना और अपनी स्वतंत्रता से हमने उस आइडियोलॉजी को त्याग दिया, तो उस आइडियोलॉजी के विषय में बात करना, उस आइडियोलॉजी को हमने क्यों त्यागा इस पर चर्चा करना, इसके विषय में लोगों के साथ डिस्कशन करना, ये भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आता है। इसके लिए हम लोग
अगर कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो नेशनल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो इनका इस्तेमाल करना, अपनी बात को, अपने विचारों को रखना आदरणीय तरीके से, यानी कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए कि हम अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, गाली गलौच नहीं कर रहे हैं या इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। अब ये सारी बातें मैं इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ कि जब हम लोग इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ही भारत के अंदर उसके अंतर्गत आने वाले राज्य जम्मू एंड कश्मीर में विजिट किए और वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाते से हमने अपनी बात एक वीडियो के माध्यम से रखी और हमने उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया और हमने वहां पर किसी भी स्थानीय व्यक्ति के खिलाफ कोई बात नहीं की, हमने एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई बात नहीं की, हमने किसी के खिलाफ कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य सरकार, कोई भी पुलिस प्रशासन या कोई भी न्यायालय हमको दोषी ठहरा नहीं सकता और ना उसके लिए हमको दंडित कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर न्यायालय को ऐसा लगता है, न्याय प्रणाली को ऐसा लगता है, पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है कि हमने कोई अपराध किया है, तो उस अपराध के ऊपर हमको सजा देने का या फैसला सुनाने का अधिकार माननीय न्यायालय के पास है। पुलिस प्रशासन का काम केवल इतना है कि वो लोगों को जो कि एक्यूज हैं, जिनके ऊपर जो है आरोप लगे हुए, जो आरोपित है, उनको न्याय प्रणाली के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने, जिला जज के सामने या न्यायालय में पेश करें। उसके बाद न्यायालय जो आदेश देता है वो सभी को स्वीकार्य है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने कानून का भी उल्लंघन करते हुए, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी उल्लंघन करते हुए और मानवता की हत्या करते हुए हम तीनों एक्स मुस्लिम, मैं, सलीम भाई और हमारे एहसान भाई के साथ वो बर्बरतापूर्ण व्यवहार उन्होंने किया है जो कि कानूनी तो किसी भी रूप में नहीं था, मानवीय भी नहीं था। हमारे साथ जो व्यवहार वहां पर किया गया है केवल इसलिए कि हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर गए हैं उस आतंकवादी हमले के खिलाफ, जिसके बारे में कुछ लोग जांच से पूर्व ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और पड़ोसी मुल्क से आने वाली किसी संस्था ने किया है। तो ठीक है, उनका विषय है, वो ऐसा मान सकते हैं, लेकिन वो चीज हम पे फोर्स नहीं कर सकते। तो हमें ये कह करके कि आप उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, उस पड़ोसी मुल्क को आप गालियां दो, क्रिटिसाइज करो, जबकि हम उसमें निर्णायक नहीं है, हम निर्णय लेने वाले नहीं है। ये काम न्यायालय का है, ये काम भारतीय सरकार का है, हमारा नहीं है। जब वो साबित कर देंगे तो हम उसको उस रूप में क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जैसा अभी राइट नाउ हमारे सामने पिक्चराइजेशन है, हमारे सामने चीजें हैं कि उन जिहादियों ने, उन आतंकवादियों ने लोगों से उनका नाम पूछकर, उनका मजहब पूछकर और उनकी विचारधारा पूछकर और तो और उनकी पैंट उतार कर देखकर उनको गोली मारी है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि वो लोग केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के अतिरिक्त बाकी सभी लोगों को वहां मारने के उद्देश्य से आए थे। तो फिर यदि इसको उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ हम ना जोड़ें तो क्यों ना जोड़ें, और इसके लिए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के मानने वाले जिम्मेदार क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी हमने किसी भी स्थानीय व्यक्ति के विषय में, किसी भी मुस्लिम के विषय में हमने कोई गलत टिप्पणी नहीं की। हम क्रिटिसाइज करने गए थे उस अटैक को करने वाली विचारधारा को। इसके बदले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रात्रि 12 बजे, 27 तारीख की रात लगभग 12 बजने से पहले 1-2 मिनट बाकी था
और जब मैं अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, उस वक्त पुलिस की एक टीम तकरीबन 10-12 लोगों की हमारे बोट हाउस में घुस आई और वहां से मुझे, सलीम साहब को और एहसान साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और सबसे पहले उन लोगों ने हमारे मोबाइल हमसे जब्त कर लिए, हमारे लैपटॉप जब्त कर लिए और हम लोगों को बगैर हमारा आरोप बताए या बगैर कोई भी चीज बताए वो बोट में सवार करके सीधा थाने में ले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने हमको हवालात में बंद कर दिया और सुबह तकरीबन 10 बजे जो क्षेत्र के मुख्य अधिकारी थे उनके सामने उन्होंने हमें पेश किया, जिन्होंने हमसे सवाल इस तरीके से किए, ये कन्वे करने के लिए किए कि हम लोग किसी तंजीम, किसी आईसिस, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और उनके एजेंट हैं। इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाए। जब हमने उनको अपने विषय में बताया कि नहीं, हम किसी ऐसी तंजीम से नहीं आते हैं, हम लोग भारतीय हैं और हम लोग एक्स मुस्लिम हैं, यानी कि हम लोग पहले इस्लाम में पैदा हुए, इस्लाम को फॉलो करते थे और अब हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। और हमारा मानना ये है कि ये जो अटैक है ये ऐसी मानसिकता के तहत किया गया है जिसके विषय में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बताया जाता है कि एक आसमानी किताब के माध्यम से आप लोगों को ये करने का आदेश और संदेश मिला होगा। तो हम यहाँ उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक, यानी कि छोटे से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक सभी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, कोई इक्का दुक्का को छोड़कर। तो वहां पर उन लोगों ने हमारे साथ जो बर्बरता की और हमारे साथ जो व्यवहार किया, वो व्यवहार ना तो मानवीय था और ना कानूनी था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस अधिकारी की कस्टडी में एक एक्यूज के तौर पर नहीं, बल्कि हम एक इस्लामिक मान्यता वाले खलीफा की कैद में एक मुर्तद की हैसियत से आ गए। और जब उन लोगों को ये पता चला कि हम लोग एक्स मुस्लिम हैं और हम लोग इस्लाम को अपोज करते हैं, तो उनके अंदर का इस्लाम, उनके अंदर का ईमान जाग गया और उन लोगों ने उसके बाद हमारे साथ बहुत बर्बरता की। यहाँ तक कि हमारे क्लेम को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए उन लोगों ने हम 3 एक्स मुस्लिम्स के कपड़े उतरवाए, हम लोगों को के जिस्म को चेक किया और हम लोगों की खतना चेक की। और फिर जब उन्होंने देखा कि ये वाकई एक्स मुस्लिम्स हैं और इनके आधार कार्ड पर और आइडेंटिटी प्रूफ पर नाम भी मुस्लिम वाले हैं, तो फिर उन लोगों ने हमसे बात करने की, यानी कि हमारी काउंसलिंग करने की और हमसे डिबेट करने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक आला अधिकारी ने हम लोगों को कानून समझाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हमको इस्लाम समझाने का प्रयास किया और हमको ये कहा कि तुम इस्लाम को नहीं समझते हो, इस्लाम की एक आयत भी समझना तुम्हारी औकात से बाहर की बात है, हम तुमको बताएंगे इस्लाम क्या है जिसको तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो। इस तरीके का व्यवहार और वहां पर चीजें हमारे साथ की गई है। ये प्रकरण में एक और बुरी चीज, सबसे बुरी चीज जो हुई है मेरे और मेरे परिवार के साथ, उसको भी मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे आज आप लोगों के साथ वो एक चीज शेयर करनी होगी जिसको मैंने आज तक शेयर नहीं किया है, अपने मतलब पब्लिकली मैंने उसको अनाउंस नहीं किया है। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि मैं गार्जियन के तौर पर माननीय तुफैल चतुर्वेदी जी को मानता हूँ और गुरु के तौर पर अपने हमारे जो गुरुजी हैं उनको मानता हूँ, और महाराज और एक धर्म योद्धा के तौर पर यति नरसिंहानंद महाराज जी को मानता हूँ, और जो हमारे खास लोग हैं और कुछ हमारे एक्टिविज्म और एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो ही केवल इस बात को अभी तक जानते थे। आज ये बात मैं आपके चैनल से और अच्छे से पब्लिक कर रहा हूँ कि गत नवंबर की 9 तारीख को मैंने एक लड़की से विवाह किया था आर्य समाज मंदिर में, और वो मेरी पत्नी है अब। तो उसके विषय में लगभग सभी लोग जो मुझसे खास जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं, और एक सही मौके की तलाश में मैं था कि सही मौका आएगा तो हम इसको अनाउंस करेंगे जब हालात ठीक होंगे।
और इसके लिए मैंने अपना जन्मदिन दिवस का जो अवसर है वो चुना था, यानी कि 28 अप्रैल। मगर 27 अप्रैल की रात को 12 बजने में जब 1-2 मिनट था, यानी 28 अप्रैल होने वाली थी और मेरा बर्थडे होने वाला था, वो घड़ी आने से पहले ही पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी बात यह हुई है कि वहां पर मैं, सलीम साहब और एहसान साहब, हम लोग अकेले नहीं थे, बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी वहां पर मेरे साथ मौजूद थी। कारण ये है कि हम दोनों ही साथ में रहते हैं और मैं अपनी धर्मपत्नी को अकेला नहीं छोड़ता हूँ। यदि मुझे कहीं जाना भी होता है तो मैं उनको साथ लेकर के जाता हूँ। तो बर्बरता ये रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की कि रात होने की वजह से और महिला कांस्टेबल ना होने के कारण उन्होंने मेरी पत्नी को गिरफ्तार तो नहीं किया, ना मेरी पत्नी को उन्होंने डिटेन किया, बल्कि जिस बोट हाउस में हम थे उस बोट हाउस से निकाल करके उसको रास्ते पर छोड़ दिया। रात के 12 बजे जब हमको अरेस्ट किया, उस समय से लेकर के सुबह तक मेरी पत्नी डल झील के किनारे जो बनी हुई है वहां पर बेचारी अकेली बैठी रही, ठंड में ठिठुरती रही और इस उम्मीद में रही कि कोई उसकी मदद को आ जाए जो उसको हमसे मिलवा दे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको ना तो थाने के अंदर दाखिल होने दिया, ना उसको हमसे मिलने दिया, और उसका फोन भी जब्त करके हमारे साथ ही रखा हुआ था, तो वो किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जब बाहर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया और जिहादी मानसिकता के लोग हमारे लिए वहां पर इकट्ठे हो रहे थे और ये चाहते थे कि हमको मार दिया जाए और हमको फांसी चढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये जिनका आपने यूट्यूब चैनल दिखाया, इन्होंने जहर ऑलरेडी वहां समाज में हमारे खिलाफ फैला दिया था, ये बोल करके कि हम इस्लाम को गालियां दे रहे हैं और स्थानीय कश्मीरियों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, जबकि ये सच नहीं था, ये गलत था। तो जब ऐसी स्थिति बन गई कि वो लोग मेरी धर्मपत्नी की वीडियो वहां पर बना रहे थे और वो मेरी धर्मपत्नी को मार देना चाहते थे इस कारण से कि वो हमारे साथ है, तब जाकर के कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंच जाए या उनको कोई जिहादी अटैक ना कर दे, ऐसी स्थिति में दोपहर के तकरीबन 11 बजे उन्होंने मेरी पत्नी को अंदर आने की इजाजत दी। रात भर मेरी धर्मपत्नी वहां बाहर लेटी रही। ये एक और अमानवीय कृत्य था जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसमें 3 थानों के SHO और वहां के सिपाही, कांस्टेबल्स और वहां के पुलिस फोर्स इसमें शामिल है, जिन तीनों का विवरण दिया गया है पहले भी एक पोस्ट में। एक मुंशीराम बाग है, एक लाल कोठी थाना है और एक डल झील के किनारे वाला थाना है। हमें हर 12 घंटे में वो लोग थाना शिफ्ट कर देते थे और हमारे साथ हर नए थाने में हर एक व्यक्ति एक पुलिस वाला बनकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं करता था, बल्कि एक मोमिन बनकर के एक मुर्तद से सवाल जवाब करता था। यहाँ तक कि हमारे साथ उन्होंने इतनी बर्बरता से मारपीट की कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अभी भी मार और चोट के निशान हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने यह कह करके मेरी छाती में बहुत जोर से जूते से ठोकर मारी कि तूने हमारी पाक किताब जलाई है, ये बोल करके जो है लात मारी, जिससे मुझे अंदेशा है अब तक की होने वाली तकलीफ के कारण कि शायद मेरी पसली में कहीं बहुत गहरी चोट आई है या शायद हड्डी टूट गई है। अब इसके बारे में तो कल एक्सरे कराने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग भटकते रहे, अंत में आकर के जब ये चीज मुझे पता चली और 2 मिनट मुझे बात करने का मौका मिला मेरी धर्मपत्नी से, जब उन्होंने उसको थाने के अंदर लिया और मुझे सब चीज स्थिति पता चली, तो मैंने उनको ये कहा कि आप सामान लेकर के आप वापस घर पहुंचिए और जाकर के वहाँ यति महाराज, तुफैल दादा और एक और सज्जन है हमारे सपोर्टर जो है, उनका नाम मैं बताना नहीं चाहूंगा, तो उनसे संपर्क कीजिए, वो कुछ ना कुछ करके हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैंने वहाँ के SHO से रिक्वेस्ट किया कि ये आपकी आरोपित की श्रेणी में या सूची में नहीं है मेरी धर्मपत्नी, तो कृपया आप इनको जाने दें। तो उन्होंने कहा कि हमने इनको नहीं रोका हुआ, ये जा सकती है। तो तब मैंने उनको कुछ पैसे ATM से विड्रॉल करा करके दिया और उनका फोन उनको दिलाया। वो बाहर निकली और वो एक बहुत ही साहसी और बहादुर महिला है। वो घर जाने के बजाय उन्होंने वहीं से स्थानीय लोगों में से किसी से मदद ली, वाईफाई से कनेक्ट किया, क्योंकि हमारे इधर के क्षेत्र के जो सिम है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में काम नहीं करते, आपको वहां के लिए नई सिम लेनी पड़ती है। मैंने तो अपने लिए ले ली थी पर मेरी धर्मपत्नी के पास कोई वहां की सिम नहीं थी, तो उन्होंने स्थानीय लोगों से वाईफाई कनेक्ट करके और यति महाराज जी को ये संदेश दिया
और यति महाराज जी के माध्यम से वो हमारे सपोर्टर का जो नंबर है वो लिया और उनसे संपर्क किया। उन्होंने बात की, ये उस शाम की बात है। तो रात को तकरीबन 10 बजे, 10:30 बजे के करीब हमको लाल कोठी थाना से एक तीसरे नए थाना में स्थानांतरित किया गया, जैसा कि वो हर 12 घंटे में हमें कर रहे थे। वहां जाने के बाद उस दौरान तक ये लोग बात कर चुके थे और इन्होंने बात करके वहां के जो स्थानीय एसपी साहब हैं, फैसल खान साहब, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि हम तीनों लोगों को कुशलतापूर्वक वहां से निकाला जाए। तो तब उनके आदेश पर उस नए थाने में पुलिस ने फोन करके मेरी धर्मपत्नी को बुलाया और हम तीनों लोगों को उनसे साइन करा करके उनकी जिम्मेदारी में हमें वहां से निकाला। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी साहब ने एक और काम किया है, क्योंकि वो भी वहां की स्थिति को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उन्होंने हमें रात्रि के समय लेट नाइट यानी 12 बजे के बाद निकाला और 3 पुलिस वालों की सुपुर्दगी में दे करके हमें श्रीनगर से जम्मू तक भिजवाया। और जिन पुलिस वालों के माध्यम से भिजवाया गया वो तीनों के तीनों हिंदू सनातनी संप्रदाय से संबंध रखते थे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जेके पुलिस, जहां पर हिंदू पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत कम है, वहां पर 3 अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत पुलिस वालों को इकट्ठा करके ये जिम्मेदारी देकर के हमको वहां से निकाला गया। तो वहां की स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी भी इस बात से अवगत हैं और जानते थे कि यदि हमने इनको एक पर्टिकुलर विचारधारा के मानने वाले पुलिस वालों के माध्यम से इनको यहाँ से बाहर निकाला तो रास्ते में इनके साथ कोई भी अप्रिय या फिर ऐसी असंवैधानिक घटना भी घट सकती है। इस कारण से उन्होंने 3 हिंदू सनातनी पुलिस वालों को चुन करके हमें वहां से निकाला। उन्होंने सकुशल हमें जम्मू ड्रॉप किया, वहां से हमने फ्लाइट पकड़ी और फिर हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से अपने अपने जगह पर, अपने अपने आवास स्थान पर हम लोग पहुंचे। आपने मुझे कई बार रिक्वेस्ट किया कि मैं आऊं, जुड़ूं, आपके साथ बात करूं इस विषय पर, परंतु मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूं। इस कारण से मैं नहीं जुड़ पा रहा था, परंतु अब जैसे तैसे दवाई लेकर के और आईडेक्स वगैरह लगा करके मैं हिम्मत जुटा करके आपके इस स्ट्रीम में आया हूं, तो बता रहा हूं आपको ये सब चीजें। एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब उन लोगों ने हमारे मोबाइल अपने कब्जे में लिए और हमारे लैपटॉप अपने कब्जे में लिए, क्योंकि मैं उस वक्त स्ट्रीम कर रहा था तो लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया पुलिस वालों ने, तो उन लोगों ने हमारे जीमेल आईडी को अलग अलग अकाउंट में, अलग अलग मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया या उनको लॉगिन किया, हमसे पासवर्ड पूछ करके, हमसे लॉक कोड पूछ करके। और इसके अलावा उन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल्स को परमानेंटली डिलीट कर दिया, जो कि फिर से एक और बार असंवैधानिक करते था। जो लोग पुलिस वाले, जेके पुलिस के लोग ये कह रहे थे कि टेररिस्ट अटैक आतंकवादियों ने किया है, इसका किसी समाज संप्रदाय से कोई लेना नहीं है। वो क्यों सामने प्रोटेस्ट करने वाले 3 लोगों को सिर्फ इसलिए टॉर्चर करते हैं कि वो एक्स मुस्लिम हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं और उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार उन्हें कानून ने दिया है उसका गला घोट देते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करके, उनके यूट्यूब चैनल्स को डिलीट करके। हालांकि मेरे चैनल के ऊपर जो एक वीडियो पोस्ट किया गया था, वो वीडियो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही दोपहर में ही मैं मुझसे डिलीट करा दिया, तो उसके बाद तो वहां से रिलेटेड कोई वीडियो मेरे चैनल पर नहीं था। फिर क्या कारण था कि उन लोगों ने मेरा, सलीम साहब का और एहसान साहब का, हम तीनों का यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया? कारण ये था दोस्तों कि वहां के ज्यादातर पुलिस वाले पहले से ही मुझसे अवगत हैं, मुझे जानते हैं और मेरे कंटेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा खाए हुए हैं। साथ ही एक बर्निंग कुरान वाला जो वीडियो जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ था, उसके आधार पर भी उन्होंने मुझे आरोपित मान करके मेरे साथ कोई पुलिस वाले की तरह नहीं, बल्कि इस तरीके से मेरे साथ बर्बरता की और हम सब लोगों के साथ बर्बरता की और व्यवहार किया जैसे कि हम कोई आरोपित नहीं, बल्कि हम एक इस्लामिक स्टेट के अंदर मुर्तद हैं और सामने तख्त के ऊपर कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी नहीं, बल्कि एक खलीफा बैठा है जिसका काम यह है कि मुर्तदों को या तो ये कहना कि तुम इस्लाम को वापस एक्सेप्ट करो, अपनी गलती मानो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे हमें फोर्स किया गया कि तुम माफीनामे वाली वीडियो बनाओ और उसमें तुम ये बोलो कि हमसे गलती हुई है
जो हमने वहां पर वीडियो बनाई, हालांकि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी उस समय हम लोगों ने ये बोलना ही सही समझा, क्योंकि वो लोग हमें टॉर्चर कर रहे थे, हमें 3rd डिग्री दे रहे थे। तो इस वजह से हमको उस समय अपने प्राण बचाने के लिए या उस समय उनके इस क्रूर बर्ताव से बचने के लिए हम लोगों ने ये बात मानी। लेकिन जब उन्होंने दूसरा रिक्वेस्ट ये किया कि आप ये कहो कि हमने इस्लाम के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा किया है और हम एक्स मुस्लिम नहीं हैं और हम लोग पैसे के लिए सब काम करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और हमें इसके लिए अलग अलग जगह से फंडिंग आती है, ये बोलो, तब हमने उनको बोला कि आप चाहो तो हमारी जान ले लो, आप चाहो तो हमारा एनकाउंटर कर दो, आप चाहो तो हमें गोली मार दो, लेकिन ये तो हम कभी नहीं करेंगे। हम एक्स मुस्लिम हैं, हमारी नजर में इस्लाम गलत है और हम इस्लाम को अच्छा नहीं मान सकते हैं इस कारण से कि हम लोग आपके कब्जे में और आप जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते कि हमें गोली मार देंगे, तो आप मार दीजिए, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये चीज कभी भी आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने देख लिया कि हम इस चीज पर कभी भी राजी नहीं होंगे, तब जाकर के उन्होंने शाम को हमें दूसरे थाना में स्थानांतरित किया, जहां से हमें जम्मू के लिए भेजा गया। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो अभी सारी बताई नहीं जा सकती, मैं समय आने पर इसके विषय में बताऊंगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी अभी ये है कि हम लोगों को सबसे पहले हमारे साथ हुई बर्बरता और इस जघन्य और असंवैधानिक अपराध के विषय में हम लोगों को कंप्लेंट करनी है, और हम इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो भी धाराएं हैं उनमें वहां के स्थानीय एसएचओ साहब और जो भी पुलिस अधिकारी थे और पुलिस के जो भी कांस्टेबल्स थे, सिपाही थे, उन्होंने जो हमारे साथ बर्बरता की, हमारे साथ जो मारपीट की, जो टॉर्चर किया और जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो उन्होंने हनन किया है, खून किया है, उसके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि उनको उनके इसके अपराध के बदले में उनको उचित दंड दिया जाए। जी समीर भाई, आपने जो बात बताई है, हम लोग बहुत दहल गए हैं इस बात को सुन के, और आपसे पूरी हम लोग हमदर्दी रखते हैं। हम लोग पूरा देश जो है वो कल से बहुत परेशान रहा आपके लिए। मुझे पता है कि तकरीबन बहुत सारे लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं जो परेशान थे कल पूरा दिन, और बहुत सारे लोग और थे जो कमेंट आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो भले आप अंदर थे, लेकिन लोग जो है वो आपके लिए फिक्रमंद थे। मैं इस चैनल के बारे में थोड़ा सा चाहूँगा कि आप भी बताएं कि यही वो चैनल है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे भारी मात्रा में रिपोर्ट हो कि ये हेड फैलाने वाला चैनल है, इस पे रिपोर्ट किया जाए, और इस चैनल का क्या रोल है आपकी गिरफ्तारी में और इन सब चीज़ों में, थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, मुझे इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, ये इसके बारे में मुझे आज ही पता चला है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 27 तारीख की रात 11 बज के तकरीबन 50-55 मिनट से लेकर के और कल रात तक, बल्कि यूँ कहें सुबह तक, क्योंकि सुबह ही हमें जम्मू ड्रॉप किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, तो सुबह तक हम लोग पुलिस की कस्टडी में थे और हमें नहीं पता है कि किसने ये रिपोर्ट किया है, किसने वीडियोस डाली है। लेकिन सुबह से अब तक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, तो उसमें ये पता लगा है कि ये जो साहिबा हैं, जो कि लोकल कश्मीरी हैं, इनका एक चैनल है और इन्होंने इस तरह के वीडियोस पोस्ट किए हैं वहाँ पर, और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत घटिया और घिनौने आरोप लगाए हैं कि हमने वहाँ के जो कश्मीरी हैं उनको गालियाँ दी है, हमने लोकल्स को भड़काने की कोशिश की है, दंगा भड़काने का प्रयास किया है। तो ये बिल्कुल ही सरासर झूठे अपराध है। ये आप लोग वो छोटा सा शॉर्ट क्लिप, वो वीडियो देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अगर एक्स मुस्लिम है तो फिर हम इस्लाम को सरमत्थे तो लगाएंगे नहीं। हमारी नज़र में तो इस्लाम जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, और उसका इस्तेमाल करते हुए लोग टेररिस्ट अटैक करते हैं और काफिरों का कत्ल करते हैं। जिस पैटर्न पे कत्ल किया गया था, हम तो उसको अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमसे ये उम्मीद रखना कि हम इस्लाम एक्स मुस्लिम होने के बाद इस्लाम को बगैर बीच में लाए या इस्लाम का बगैर नाम लिए हम लोग टेररिस्ट अटैक को या इन टेररिस्ट एक्टिव को हम लोग क्रिटिसाइज करें या अपोज करें, तो भैया ये तो अपने आप में जो है ना एक मतलब एक मजाकिया चीज है, एक बेवकूफ़ी वाली चीज है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ के लोगों को ये तकलीफ नहीं है हम लोग वहाँ जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको तकलीफ ये है कि हम अपने नाम के सामने एक्स मुस्लिम क्यों नहीं, और हम एक मुस्लिम होने के नाते से
वहां पर कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो ये लगता है ना कि इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता है, और वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वो ऐसे नहीं है। वो मेरा विषय नहीं है तो कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, वो सरकार का विषय है, वो सुरक्षा एजेंसियों का विषय है, वो पता लगाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। मेरा केवल इतना सा विषय है कि इस महिला ने जो हम पर घटिया आरोप लगाए हैं, ये उनको वीडियो से साबित नहीं कर सकती हैं। पूरा प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाने का प्रयास किया है हमारे विरुद्ध, और जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के लोकल जिहादी मानसिकता के लोग हमको मार देना चाहते थे, मेरी धर्मपत्नी को मार देना चाहते थे, कुछ भी हो सकता था, उनसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग सच बोलेंगे, वो लोग अब इन चीजों को समझेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज और लास्ट में कह दूं कि मेरी ऐसी मानसिकता नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में कश्मीर विजिट करने के बाद ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मेरा अनुभव, इसके आधार पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बताया जाता है कि कश्मीर में मिलिटेंट लोग हैं जो कि लोकल्स हैं, जो कि बागी लोग हैं, और जो सरकार पर, हमारी फोर्सेस पर और वहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर अटैक करते हैं, और स्थानीय लोगों को, सिविलियन को वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं और मारते हैं। फिर टेररिस्ट हैं जो बाहर से आते हैं, सरहद पार से, और आकर के अटैक करते हैं। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मैं इसमें जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मुझे ऐसा लगा कि जहां जम्मू कश्मीर पुलिस जैसी पुलिस होगी, ना तो वहां पर मिलिटेंट की जरूरत है और ना वहां पर टेररिस्ट की जरूरत है। जहां पर ऐसी पुलिस है वहां पर आप सच्चाई को बोल ही नहीं सकते। अगर आप सच बोलोगे, आपकी आवाज दबा दी जाएगी, आपकी जबान खींच ली जाएगी, आपकी हड्डियां तक तोड़ दी जाएंगी, और आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने के लिए इस हद तक गिरा जाएगा कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है उनको हैक कर लिया जाएगा और उनको डिलीट किया जाएगा। जी सिद्धार्थ भाई, यकीन मानिए जो आपने सारी बातें बताई, हम इस चीज को पूरा फील कर रहे थे, और पूरा रात से जब से आप डिसअपियर हुए थे हमारे चैनल से, जब हम लाइव में साथ में बैठे थे, तब से लेकर आपके वापस आ जाने तक हमें इस बात का एहसास हो चुका था, चूंकि स्वामी जी भी और कुछ हद तक जो वहाँ लोकल लोगों को, जो अथॉरिटीज से बातचीत हुई थी आप लोगों को बाहर निकालने के लिए, तो हमें इस बात का एहसास हो गया था कि मुर्तद की तरह कहीं आपके साथ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। हम उनसे जब संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे, और भाभी जी से भी जब हमारी बातचीत हो रही थी, भाभी जी से वो जब बाहर आई और जब से उनका फ़ोन ऑन हुआ था, लगातार मैं संपर्क में था, और उनको जो है टाइम टू टाइम कहाँ हैं, कैसे हैं, वो पूरा कांटेक्ट में मैं था उनके साथ, पर्टिकुलरली बाकी लोग भी थे। तो हमको पल पल ये लग रहा था कि कहीं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। रात में, दिन में, कहीं पर भी हम उनको सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे, और हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में उनकी हाल खबर लेने के लिए लगातार जो है मैसेज और फ़ोन पे हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। तो वो जो पैनिक था आप लोग अंदर जो झेल रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हम लोग झेल रहे थे। हम लोगों को ये एहसास हो रहा था कि हम अपने ही देश में, अपने ही देशवासियों, हमारे भाइयों को बचाने के लिए ऐसी जद्दोजहद कर रहे हैं जैसे कि किसी दूसरे देश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमारा कहीं फंस गया हो। मैं बताऊं कि सरबजीत जो पाकिस्तान में थे, उनकी बहन को एक फिल्म, मैं सरबजीत फिल्म के बनने से पहले उनके साथ हमारा टाई अप हुआ था, बातचीत हुई थी। तो उनको जो मैं मदद पहुंचा रहा था मुंबई में बैठकर, जो पैनिक, जो सिचुएशन उस वक्त जो महसूस हो रहा था मुझे कि सरबजीत पाकिस्तान से कैसे सकुशल आएंगे, क्या होगा उनके साथ, क्या नहीं हो जाएगा, वही वाला फील आपकी वाइफ के साथ बात करते वक्त, वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ जो आपको मदद कर रही थी उनको बात करते हुए, या स्वामी जी के साथ बातचीत में, या जो जो लोग, तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो सामान्य स्थिति कश्मीर में हो गई है, सभी कश्मीरी ऐसे नहीं है। कुछ लोग हिंदुस्तान और भारतीयता को जो है अपनाते हैं, लेकिन जो वर्दी पहनकर, जो है संविधान की कसम खाकर, जो
भारत की संप्रभुता को और एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का शपथ लेने वाले पुलिस महकमे में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो इसको जिया ही जिया है, हमने भी दूर बैठकर इस तपिश को महसूस किया है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।